उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा याफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा हो गए हैं। जेल में अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पहले रिहाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया है। बता दें कि 25-25 लाख के निजी मुचलके और 25-25 लाख के 4 जमानतदार की जमानत पे दोनों को छोड़ा गया है। इसके बाद महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में पूर्व मंत्री के आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कवित्री मधुमिता शुक्ला के हत्या के मामले में 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की विशेष अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो जेल से त्रिपाठी दंपति रिहा हो चुके हैं। अमरमणि मधुमणि की जेल से रिहाई हुई और 20 साल पुराने मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे थे। $25-25 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। तो 20 साल पुराने मधुमिता हत्याकांड में ये दोनों सजा काट रहे थे और अब जब जेल से बाहर आए तो चेहरे पे मुस्कान थी। तो 20 साल पुराने मामले में चूंकि 20 साल से सजा काट रहे थे, जेल में थे और अच्छे आचरण के चलते इन्हें रिहा किया गया। और इस खबर ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर खलबली मचा दी, जो कि 13 मई 2022 को मधुबनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अच्छे बर्ताव के चलते सजा में माफी को लेकर दया याचिका दायर की गई थी। और हमारे साथ हम बात करेंगे निधि शुक्ला से, जो मधुमती शुक्ला की बहन है। निधि जी, 20 साल तक आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि आपको इंसाफ मिले, लेकिन आज दोनों को रिहा कर दिया गया। क्या रिएक्शन आपका इस पे? तो मुझ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जबकि ठीक है, मैं सुन पा रहा हूं। गलत तरीके में दोनों लोग रिहा किए गए हैं। हाँ। अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने इनके अच्छे चाल चलन की जो रिपोर्टें लगाई हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि हमने जो कागज सबको भेजे थे संबंधित लोगों को, जब ये सजा माफी के लिए गया था तो वो आरटीआई से प्राप्त कागज जो थे उसको साफ साफ उसमें लिखा था कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल गया ही नहीं। जब जेल गया ही नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा इसलिए दी थी कि वो अस्पताल में आराम फरमाएगा? उत्तराखंड का ये कैदी किस तरीके से 12 वर्षों से अपने गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी में रह रहा है, 5 स्टार सुविधाओं से लैस होकर के। तो सारे लोगों की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि आपने सजा पे रोक लगाने की मांग की थी जो नहीं लगी, रिहाई नहीं, पे? सुप्रीम कोर्ट में निराशा नहीं कह सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हमने जो अपनी याचिका दाखिल करी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हमें यह उम्मीद नहीं थी कि अमरमणि को आज रिहा कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से इसलिए निराशा नहीं लगी क्योंकि उन्होंने हमारे याचिका को एक्सेप्ट किया, पहली सबसे बड़ी चीज। और एक्सेप्ट करने के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को
नोटिस भेजा है। कोर्ट जितना करते थे वो उन्होंने किया, और मधुमिता केस में जो भी न्याय हुआ है, इंसाफ हुआ है, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आधा अधूरा इंसाफ कहते इसीलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने, वो चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अमरमणि को कैद की सजा दी, लेकिन जो सरकारें हैं वो कभी भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर पाई, और इसीलिए हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी थी। मुझे हैरानी है इस बात की कि जबकि उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेदार लोगों को इस बात की सूचना थी कि अधिकारी गलत रिपोर्टें लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि उसको रिहा कर दिया गया। गवर्नर साहिबा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि इसकी रिहाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कम से कम कागज तो हमारे एक बार देख लिए जाएं। जो ये सरकारी कागज ये बताते हैं कि 12 साल से जेल गया ही नहीं। तो आपने क्या राज्यपाल या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की थी इस मामले को लेकर? बहुत कोशिश मैंने करी थी। 2 महीने से कम हम 8 चिट्ठियां गवर्नर साहब के वहां, 8 चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां ये लिख के हम डाल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका है, कृपया इसकी सजा पर किसी भी तरीके का फैसला ना हो, क्योंकि ये 12 साल से जेल गया ही नहीं है। और हमने साथ में वो संलग्नक के रूप में आरटीआई से प्राप्त वो चिट्ठियां भी लगाई थी जिसमें साफ साफ लिखा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया, और मेरे 20 साल के संघर्ष का हमको ये सिला दिया गया कि हमारे पक्ष को एक बार सुना भी नहीं गया उत्तर प्रदेश में। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब को गुमराह किया गया है। क्या किया गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया। लेकिन निधि जी, चूंकि राज्यपाल खुद एक महिला हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार भी कहती है कि हम इसमें काफ़ी एक्टिव हैं और महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, क्या आपको लगता है अभी आपके सारे रास्ते जो हैं इंसाफ के वो बंद हो गए हैं, या अभी कोई रास्ता ऐसा है जिस पे आप आगे चलने की सोच रही हैं? महिला सुरक्षा की क्या बात करें जब अपने 20 साल की बच्ची को हम न्याय ना दिला पाए। कौन सी महिला सुरक्षा? खुलेआम एक दरिंदे को आपने छोड़ दिया है हमारी हत्या करने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, जूम मीटिंग हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, रास्ते से कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके 6 फोन कॉल मेरे पास आ चुकी है अननोन नंबरों से। पहले दिन का ये रिएक्शन है उसका। 8 हफ्ते क्या वो हमें जिंदा छोड़ेगा? ये महिला सुरक्षा है? बल्कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं से हम यही बात कहेंगे कि आपके साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, कभी भी आवाज मत उठाना, क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई कर पाए। हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपना भविष्य लगा दिया, पर अपनी मरी हुई बहन को हम न्याय ना दिला पाए। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। तो अभी आपको अपनी सुरक्षा का भी खतरा है अभी? देखिए, मेरे और मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक राक्षस आज निकला है जेल से। जेल में तो कभी था ही नहीं, अस्पताल से उठा है वो राक्षस, और वो बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण है उसके पास। उसके पास पैसे की ताकत है, राजनीतिक संरक्षण है, भ्रष्ट अधिकारी उसके पास है। और ऐसे में सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिससे हम निवेदन कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते। पहली चीज तो यह है कि गवर्नर साहिबा एक महिला है, एक माँ है, उनसे हम यही प्रार्थना ही सिर्फ कह सकते हैं कि आपको गुमराह किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों ने जो आपके सामने कागज रखे हैं वो सब फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो किस मुंह से अपने कागज लगाएंगे, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। 8 हफ्ते अगर हम जीवित बच गए, हम और मेरा परिवार, तो इन लोगों से सवाल के जवाब तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी का दबाव नहीं है। वो सच की सुनते हैं और सच ही फैसला देते हैं। तो आपको उम्मीद है कि अभी 8 हफ्ते बाद जब इस मामले की सुनवाई होगी तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा? एक उम्मीद आपकी अभी बाकी है, एक किरण, आपकी उम्मीदों की जो किरण है एक, वो बाकी है? आपको लगता है कि अभी कुछ हो सकता है? देखिए, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा तो है नहीं। पूरी जिंदगी हमने एक ही काम किया, मधुमिता केस की पैरवी। हमने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं। तो जो बची कुची जिंदगी है, जब तक अमरमणि जिंदा रखे हैं हमको, तब तक हम इस केस की पैरवी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ही हमको उम्मीद बची है कि वहीं पर कम से कम इसको जेल भेजा जाएगा।
आदेश तो ये शायद, अब देखिए वहां क्या होता है, उम्मीद तो है हमको। और एक निवेदन अगर आप कहें तो किसी एक इंसान से एक निवेदन हम और करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बात के जरिए ही वहां पहुंच सकती है। प्लीज बोलिए। देखिए मेरा निवेदन अब राहुल गांधी जी से है कि वो मेरी इस लड़ाई में मेरा सहयोग दे। मेरे साथ ना कोई संरक्षण है, ना राजनीतिक संरक्षण है, ना और कोई चीज़ है, बस मेरे पास एक सच्चाई की ताकत है। मेरा राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो अगर हमारे साथ 2-4 कदम चल लें तो शायद मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए। मेरी राहुल गांधी जी से विनती है, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा से और माननीय मुख्यमंत्री से ये मेरा कहना है। हालांकि अमरमणि रिहा हो गया है, फिर भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम उसकी रिहाई पर, आज उसको रिहा किया गया है, कल ही उसकी रिहाई पर रोक लगा दी जाए। अरे कम से कम उसको 12 साल से जब वो जेल नहीं गया वो अस्पताल में ही कर दे, लेकिन उसको इस तरीके से आजाद ना खुला छोड़े। तरस खाए मेरे ऊपर। क्या आपको 20 साल लगता हो है गए कि जेल में रहते हुए भी त्रिपाठी दंपति के पास इतनी पावर थी जिसका इस्तेमाल किया, जैसा आप बता रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ हैं, कुछ चीजें उनके साथ हैं जिसका इस्तेमाल किया गया? एक बात आप बताइए, कोई सामान्य कैदी अगर उत्तराखंड से आता है तो क्या वो 12 साल तक नहीं जाता है? ऐसा कौन सा इनका केस था जिसकी सुनवाई अनवरत 12 साल चलती रही? तो ये राजनीतिक संरक्षण नहीं तो क्या है? कि वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा सबूत है मेरे पास, हम अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 12 साल से वो रह रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो क्या है? और अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्टें बनाई हैं, जिसके आधार पे गवर्नर साहब को गुमराह किया गया है, भ्रमित किया गया है, तो ये संरक्षण नहीं तो क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निधि जी। तो ये आप सुन रहे थे निधि जी को, जो मधुमिता की बहन, उन्होंने कहा कि निराशा ज़रूर हुई है लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण उनके पास है। अभी भी चूंकि 8 हफ्ते बाद जब इनके मामले को इन पे दोबारा सुनवाई होगी तो उनका कहना है, और राहुल गांधी से खासकर उन्होंने अपील की है कि इस मामले में राहुल गांधी जो है वो दखल दें, उनका साथ दें, और राज्यपाल से भी गुजारिश कर रही हैं कि इसे एक बार फिर से इस पर विचार करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। खबर नोएडा से है, जहां अचानक गिरा लेंटर का बड़ा हिस्सा, और लेंटर का बड़ा हिस्सा गिरने से पति पत्नी इसमें दब गए, गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को नजदीकी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, राहत और बचाव कार्य जारी है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 66 में किराए के मकान में रहते हैं ये दंपति, और नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र का यह मामला। अचानक गिरा छत का लेंटर और इसकी चपेट में 2 लोग आए। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सेक्टर 66 में किराए के घर में ये दोनों पति पत्नी रहते थे, और नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र का यह मामला, जहां अचानक लेंटर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और इसकी चपेट में 2 लोग आए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मौके पर पहुंची पुलिस और जो राहत और बचाव कार्य में जुटी है, कोई और ना इसकी चपेट में आया हो, इस बात का पता लगाया जा रहा है। और आला अधिकारी भी यहां पहुंचे। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, अभी हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए राजेश, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सेक्टर 66 ममूरा में अचानक से लेंटर गिरता है। लेंटर गिरने के बाद जो है ये हादसा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है जहां लेंटर का एक बड़ा हिस्सा गिरता है, जिसमें पति पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं मलबे में दब जाते हैं। दबने के बाद जो है उन्हें आनंद फानन में मौके पर पुलिस पहुंचती है, स्थानीय लोग सूचना देते हैं, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है। अभी गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी, और पुरानी बिल्डिंग में ये लंबे समय पे किराए पर रह रहे थे। हालांकि मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए, रेस्क्यू किया गया है, उनको बचाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय जो फिलहाल है उपचार चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लोग इसकी चपेट में आए, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और मौके पर कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फतेहपुर से एक और मामला सामने आया, जहां एक युवक ने एक
आरोप लगाया कि उसने अपनी जो पत्नी है उसको मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और ग्राम पंचायत में मिशन प्रबंधक के पद पर नौकरी मिल गई अब, और अब वो पति को छोड़कर ग्राम पंचायत सचिव के साथ रहने लगी है, साथ ही बच्चों को भी साथ ले गई है। चित्रकूट के थाना रैपुरा गांव निवासी सीताशरण पांडे का आरोप है कि जब वो पत्नी और बच्चों से मिलने चित्रकूट से फतेहपुर आए तो उनके साथ मारपीट भी की गई। और सहारनपुर कोर्ट में महिला का नागिन डांस देखा गया, जहां फैमिली कोर्ट में अपने केस में आई थी महिला और करीब 15 मिनट बाद शांत हुई यह महिला कोर्ट परिसर के बाहर ही नागिन डांस करने लगी। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। तो फैमिली कोर्ट में अपने केस में यह महिला यहां आई थी और करीब 15 मिनट बाद यह महिला शांत हुई। तो ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आया जिसमें महिला अचानक नागिन डांस करने लगी। तो ये वीडियो सामने आया जिसमें करीब 15 मिनट बाद ये महिला शांत हुई। आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल स्थित WHO के ऑफिस में बतौर अकाउंट ऑफिसर कार्य कर रही पल्लवी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पल्लवी किराए के घर में रहती थी, जहां पर उनकी संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं जौनपुर से आए पल्लवी के परिजनों ने पल्लवी की जान पहचान के युवक पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ में WHO कार्यालय में तैनात एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पल्लवी सिंह की मृत्यु अज्ञात कारणों से कल हो गई थी, जिनका शव आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा को प्रिजर्व किया गया है और जिसको फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाएगा, स्पष्ट कारण जानने के लिए कि पॉइजनिंग है या अन्य किसी कारण। और उत्तर प्रदेश के शामली में किसानों का उग्र रूप देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीति के आंदोलन के दौरान किसान उग्र हो गए। किसानों ने भाजपा नेताओं का विरोध कर दिया और जब बीजेपी नेता जाने लगे तो उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक, उस बार कुछ